जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमपीएससी मेंस की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है और इसके कारण क्या है। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एमपीएससी मेंस 2018 के जीएस पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि 100 वर्ड्स में पूछा गया था। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कुओं तथा नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई का सर्वाधिक विकास है वो किन क्षेत्रों में हुआ है, कारण भी इसी के साथ ही जानेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे सिंचाई के मुख्य स्रोतों से, चूँकि यदि अभी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है कुओं तथा नलकूपों के द्वारा वो किन क्षेत्रों में हुई है और उसके कारण क्या है, तो आगे चल के और भी ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे कि नहरों के द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है या तालाब के द्वारा जो सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है और इसके कारण दीजिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यदि हम एक बेसिक पार्ट को कंप्लीट करते हुए चलें तो आप कभी भी अपने आंसर को किसी और चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे। और मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि जब मैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करूँ और आप इसे समझ के पूरा लिखने के लायक हो जाएं, तो आप अन्य जो जल के स्रोत हैं या सिंचाई के स्रोत हैं उनके लिए भी इसे तैयार कीजिएगा कि नहरों का जो सर्वाधिक जो विकास है सिंचाई के लिए वो किन क्षेत्रों में हुआ है, या नदियों पर जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है और उसके कारण क्या है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आप खुद से भी प्रिपेयर करके और उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कुओं तथा नलकूपों का जो सिंचाई के स्रोत के रूप में विकास किन क्षेत्रों में हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश में जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो सिंचाई के स्रोत हैं, सिंचाई के स्रोत है, इस सिंचाई के स्रोतों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला वर्षा। जी हाँ, ये एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जो लगभग भारत के हर एक किसान के पास उपलब्ध होता है। लेकिन एक बुरी बात इसमें यह है कि कहीं पर ये वर्षा काफ़ी अच्छी होती है और कहीं पर ये बहुत ही बुरे तरीके से होती है, मतलब कि वहाँ पे या तो पानी ही नहीं गिरता है और या गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये वर्षा जो है वो प्राकृतिक साधन है और ये सबसे अच्छा साधन सिंचाई का आप मान सकते हैं। और ये अन्य सिंचाइयों का स्रोत भी है कि नदियों के द्वारा सिंचाई या जो तालाबों के द्वारा सिंचाई, तो उसके लिए वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे मुख्य स्रोत है सिंचाई के लिए। अब वर्षा किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यानी कि पर्वत या पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर इस के द्वारा सिंचाई करना संभव होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ पर्वत ही पर्वत हो, पर्वत होने के साथ साथ वहाँ पर कृषियों की भूमि भी उपलब्ध होती है, तब यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी में बात करूँ तो घने जंगल या आप कह सकते हैं ऐसे हरे भरे क्षेत्र जहां पर सिंचाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो सकें, वहां पे मैं बात कर रहा हूं घने जंगलों की, हरियाली वाले क्षेत्रों की। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वर्षा किन किन क्षेत्रों में हो सकती है और इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो प्राकृतिक साधन है वो कौन सा है, तो वो समझिए यहाँ पर दूसरा प्राकृतिक साधन है नदियाँ। जी हाँ, जो नदियाँ हैं इसके लिए जो जल का स्रोत है उसमें से एक तो वर्षा ही है और दूसरा नदियों का स्रोत है पर्वत। पर्वतों से ही नदियां निकलती हैं, ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूं पूरा। तीसरा जो स्रोत है ये प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, मतलब मानव के द्वारा भी निर्मित है, वो है तालाब। तालाब के बारे में बात करूंगा, जैसे कि प्राकृतिक तालाब होते हैं जो पृथ्वी में कहीं पर किसी वजह से कोई गहरे गड्ढे हो जाते हैं या जो भूमि है वो पानी को सहेज के रख सकती है, उसे तालाब के रूप में जाना जाता है। इसके लिए जो जल का मुख्य स्रोत है वह वर्षा ही है। चौथा, नहरें।
जो नहर है, ये नहर मुख्यतः नदियों पर आधारित होती हैं। जहां नदियां अच्छी होंगी वहां पर उन नदियों से ही नहरों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका एक स्रोत हो गया नदियां, और दूसरा इसका स्रोत फिर वही वर्षा है। तो इन स्रोतों को लेकर आप चल सकते हैं। पांचवा यहां पे स्रोत अगर मैं बात करूं तो कुएं तथा नलकूप, ये पांचवा स्रोत है। और इसके लिए जो जल प्राप्त होता है वो एक तो प्राप्त होता है भूमिगत जल से, और दूसरा प्राप्त होता है वर्षा से। तो एक तो हमने देखे कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, और इन सिंचाई के स्रोतों के लिए जो आवश्यक स्रोत हैं, आवश्यक साधन हैं, उनको भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एक एक करके, लेकिन मध्य प्रदेश में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो याद रखिएगा जो कुएं तथा नलकूप हैं, इससे मध्य प्रदेश में लगभग 67%, 67% सिंचाई होती है। तालाब और नहरों की अगर मैं बात करूं, नहर से ही कंप्लीट हो जाएगा। नदियों के द्वारा अगर मैं बात करूं तो नदियों के द्वारा ही नहरों का निर्माण होता है। तो तालाब और नहर के द्वारा लगभग 20 से 21% सिंचाई होती है, और अन्य जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा 12% लगभग यहाँ सिंचाई होती है। तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुएं तथा नलकूप है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों ये पूछा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन अगर कोई सा है वो तो वो कुएं तथा नलकूप है। तो अब हम इनमें से एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे प्राप्त होते हैं, या किसी भी क्षेत्र में किस तरह से ये जल के स्रोत आसानी से मिल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्षा की। तो वर्षा को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि वर्षा कब होती है, जब मॉनसून आता है। मॉनसून कहाँ से, या तो बंगाल की खाड़ी से या तो अरब सागर से। अब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मॉनसून आ रही है, हवाएं चल रही हैं, मानसूनी हवाएं चल रही हैं और बादल आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों को रोककर वर्षा कराने का काम किसका है? ये काम है पर्वतों का। जी हाँ, जो पर्वत होते हैं ये इतने ऊंचे होते हैं कि जो मानसूनी हवाएं चलती हैं उन्हें छेड़ लेते हैं, उन्हें रोक लेते हैं, और इनके रुकने पर जो बादल होते हैं, इन बादलों के द्वारा वहाँ पर सिंचाई जो जल है वो गिरता है इन बादलों के द्वारा, और वर्षा के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है। यदि ये पर्वत इन्हें रोक ना पाएँ, इन मानसूनी हवाओं को रोक ना पाएँ, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे वर्षा। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि आप राजस्थान में अगर देखेंगे अरावली पर्वत है, लेकिन ये अरावली पर्वत अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ से भी मानसूनी हवाएं आती हैं और बंगाल की खाड़ी से भी मानसूनी हवाएं आती हैं। जो अरावली पर्वत है वो इस तरह से इसके समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, और इस वजह से जब ये मानसूनी हवाएं जाती हैं तो इसके समानांतर होने पर जो मानसूनी हवाएं हैं वो नहीं रुकती हैं और यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा है, जिसकी वजह से ये मानसूनी हवाएं यहाँ से जाकर जब इनसे, चाहे वो विंध्याचल हो और चाहे वो सतपुड़ा हो, इनसे टकराकर जो मानसूनी हवाएं हैं वहां वर्षा करने का काम करती हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पर्वतों का कितना अहम योगदान होता है। यदि आप भारत के हिसाब से देखें तो जो हिमालय है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये मेघालय है, यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, ये भी पर्वत हैं जो वहाँ पे पानी गिराने के लिए जो पानी गिराने का माध्यम है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्षा के लिए पर्वतों का कितना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे पर्वत में, अब हमारे यहाँ पर्वत कौन से हैं, तो अब मैं एमपी को के बिहाफ में यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया इंडिया के लेवल पे, लेकिन एमपी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप मैप के थ्रू यहाँ पर देखिए, मैप में
जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, और ये याद होना ही आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो श्रेणी जा रही है ये है विंध्याचल, ये है विंध्याचल, और यहाँ से राजपीपला के नाम से जाने के बाद यहाँ तक जाती है, ये है सतपुड़ा मैकल, सतपुड़ा मैकल। यहाँ अमरकंटक है, यहाँ पर आपका राजपीपला के नाम से जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसे हम जानते हैं धूपगढ़ के नाम से, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो ये जो धूपगढ़ की चोटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होती होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो बारिश है जब वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो औसत वर्षा है वह भी 199 सेंटीमीटर के पास मिलती है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि पर्वतों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है बारिश में या वर्षा में। वहीं दूसरा हम बात करते हैं घने जंगल। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे दूसरा चीज़ बना के बताता हूँ। इन सभी को आप अपने जो भी नोट्स हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें आप ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपको काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि यदि मैं इन क्षेत्रों की बात करूँ तो ये है सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान या संजय नेशनल पार्क। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको उमरिया दिखाई देगा, और उमरिया में एक बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क है जिसे हम जानते हैं बांधवगढ़ के नाम से, बांधवगढ़। इसके नीचे आने पर आपको डिंडोरी में मिलेगा फॉसिल नेशनल पार्क। फिर जब आप मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, और जब छिंदवाड़ा और सिवनी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क। इसके आगे बढ़ने पर आपको होशंगाबाद में मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर इसके बाद जब आप खंडवा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। फिर इसके आगे बढ़ने पर भोपाल में आपको मिलेगा वन विहार, और धार में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा डायनासोर नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना छतरपुर में। तो इस तरह, हालांकि यहां पर भी एक माधव नेशनल पार्क है, और यहां पर कूनो नेशनल पार्क है। कूनो मध्य प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कीजिए कि लगभग जो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जंगल ही पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि वनस्पति को नष्ट करना या पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना अलाउ नहीं होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो घने जंगल है यहाँ पर हरियाली भी है, और यहीं पर अभी मैंने बताया था कि यहाँ से गया है विंध्याचल, यहाँ पर है सतपुड़ा। तो पहाड़ भी है, पर्वत भी है और घने जंगल भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश या वर्षा होने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर औसतन वर्षा काफ़ी अच्छी होती है। जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ तो 199 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है बारिश के लिहाज से। अब तो आप समझ सकते हैं वर्षा के द्वारा सिंचाई के लिए आवश्यक जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है, या वर्षा के द्वारा कहाँ पे अच्छे से सिंचाई की जा सकती है। दूसरा हम बात करते हैं नदियाँ। अब नदियों में सबसे पहली चीज़ तो वर्षा। तो यहाँ देखिए अभी मैंने बताया कि इन क्षेत्रों में अच्छे से बारिश होती है, तो बारिश होने पर यहाँ नदियाँ भी होंगी। तो आपको पता है कि यहीं से निकलती है एक नदी जिसे हम जानते हैं नर्मदा नदी के नाम से। तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी।
फिर यहीं से जाती है सोन नदी, फिर यहीं से जाती है ताप्ती नदी और यहीं से जाती है चंबल नदी। तो यदि आप नोटिस करें कि जहां पर वर्षा वाला स्थान है वहां पर नदियों का उद्गम आसानी से होता है, और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था कि नदियों के लिए आवश्यक होती है वर्षा। तो आप देखिए यहां पे सोन भी है, जोहिला भी यहीं से निकलती है, तो आप यहां पे सोन, जोहिला, नर्मदा, चंबल, ताप्ती और भी वैनगंगा जैसी नदी भी इधर ही से निकलती है। तो बहुत सारी नदियां हैं। आप देखेंगे कि जब भी नदियों के उद्गम स्थल की बात आती है तो वहां पे वर्षा का स्थान प्रमुख होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वर्षा के द्वारा नदियों का जो उद्गम है वो हो रहा है। लेकिन दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पर्वतों की। अब पर्वत यहाँ पे जो नदियाँ हैं ये कैसे कहना चाहिए कि नदियों के उद्गम स्थल के रूप में जाने जाती है, नदियाँ के स्रोत के रूप में पर्वतों को क्यों माना जा सकता है वो समझिए। क्या होता है कि जब ये जो आप पर्वत या पहाड़ देख रहे हैं, तो जब यहां पर बारिश होती है तो यदि ये जो पर्वत या पहाड़ बहुत ऊंचाई पर स्थित हो, जैसे कि हिमालय याद कीजिए, तो यहाँ पर जब बहुत ऊंचाई में होते हैं तो ऊंचाई में होने पर यहाँ पे जो पानी गिरता है वो जम जाता है और जमकर बर्फ के रूप में बदल जाता है। ये बर्फ साल भर लगभग पिघलती रहती है और यहाँ से पानी बहता रहता है और इसी वजह से यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल में उत्तर भारत की नदियों को ले सकते हैं, लेकिन जो अपना धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे चोटी है, ऐसा तो वहाँ पे कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ से फिर नदियों का उद्गम कैसे होता है, तो वह समझिएगा कि जब ये पानी गिरता है, मान के चलिए कि ये पर्वत है और इसके ऊपर बादल छाए हुए हैं और इनके द्वारा जब पानी गिरता है तो पानी गिरने पर इनसे जब पानी गिरता है तो ये पर्वत काफ़ी पुराने हो चुके होते हैं और इनके अंदर छोटी छोटी दरारें आ चुकी होती हैं, और जब ये दरारें आती हैं तो इनके अंदर पानी रिस रिस के यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। और जब ये एकत्रित होता है पानी बारिश के मौसम के में, तो यहाँ से कोई भी दरार से जब ये पानी निकल के बहने लगता है तो आसानी से यहाँ नदियों का उद्गम हो जाता है। इसी वजह से आप दो कारण यहाँ पे प्रमुखता से याद रख सकते हैं कि एक तो नदियों का उद्गम इस वजह से क्योंकि जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, अपने पास जो पानी है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं, और इन्हीं संचित मात्रा को धीरे धीरे ये नदियों के रूप में निकास करते रहते हैं या निकालते रहते हैं। दूसरा, जो हिमालय क्षेत्र के लिए या ऊंचे पर्वतों के लिए आप याद रख सकते हैं कि इनमें जो बर्फ़ जम जाती है वो साल भर लगभग पिघलती रहती है और उससे भी नदियों का उद्गम होता है। इसी वजह से आप किसी भी नदी की बात करूं, लगभग आपको जो नदियों का उद्गम स्थल है वो लगभग किसी न किसी पहाड़ या पर्वत या ऊंचे स्थान के आसपास ही आपको दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तालाब की। तो तालाब समझना है आपको, तालाब कैसे यहाँ पर जो सिंचाई का स्रोत है वो, मतलब जो उसके जल का स्रोत है वो वर्षा कैसे है वो समझिएगा। ठीक है, जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो वो जमीन के द्वारा या वहाँ की भूमि के द्वारा, वहाँ के मैदान के द्वारा नीचे रिस रिस कर चला जाता है। लेकिन यदि वो भूमि पथरीली हो या ज़्यादातर उसमें जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं तो वहाँ पर पानी नीचे चला जाए, भूमिगत हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। और यदि आप देखेंगे कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ये क्षेत्र ऐसा है जो ज़्यादातर अधिकतर पथरीला है, और इसके पीछे एक और कारण है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण मैं बता देता हूँ कि जो ये यहाँ के पूर्वी मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो खनिज के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। यदि आप पन्ना आएंगे तो पन्ना में आपको हीरा मिलेगा, सीधी सिंगरौली शहडोल में आपको कोयला मिलेगा। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो आपको कटनी में चूना पत्थर मिलेगा, जबलपुर में लोहा मिलेगा, जो बालाघाट है वहाँ पर तांबा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन सारे जो क्षेत्र में खनिज बहुतायत में पाया जा रहा है। और जब यहाँ पर खनिज बहुतायत में पाया जा रहा है तो आप ये बात समझ के देखिए कि यहाँ पर पानी बहुत ही कम मात्रा में भूमिगत हो पाएगा या ग्राउंड लेवल पर जा पाएगा। और जब ग्राउंड लेवल पर नहीं जा पाएगा तो ये ऊपरी सतह पर ही रखा रहेगा, और जब ऊपरी सतह पर रखा रहेगा तो ये किस रूप में रखा रहेगा, ये तालाबों के रूप में। तो यहाँ पर
जो सिंचाई के लिए या कहना चाहिए जल को इकट्ठा करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाएगा वो कौन से होंगे, यहाँ पर तालाब। और इसी वजह से यहाँ के काफ़ी सारे तालाब प्रसिद्ध भी हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर में काफ़ी फेमस तालाब हैं। आप इनके नाम अगर जानेंगे तो आपको फैक्ट्स की जो भी आपकी किताब होगी उसमें आसानी से मिल जाएंगे। कुछ तो फेमस ही हैं। आप अगर लाख बंजारा लेक देखेंगे तो आपको सागर में मिल जाएगी। इसके अलावा दमोह में आपको जो तालाब है वो देखने को मिलेंगे। जबलपुर में आपको रानी ताल, आधार ताल वगैरह ऐसे काफ़ी सारे तालाब देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी तालाबों को अगर नामों से मैं बात करूँ तो बहुत सारे तालाबों के नाम हैं, लेकिन वो मेरा डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे डिस्कस करना है कुएँ तथा नलकूप के बारे में। तालाब को फिर मैं किसी और दिन पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर समझिए कि इन क्षेत्रों में तालाब की अधिकता ज़्यादा पाई जाएगी। इवन बालाघाट जैसे क्षेत्रों में यदि मैं बात करूँ तो बालाघाट क्षेत्र में प्रमुखता से तालाब के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं नहर के बारे में, और नहर का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ। तो जहाँ पर नदियाँ अच्छी तेज गति से बह रही होंगी वहाँ पर नहरों का निर्माण काफ़ी अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि नहरों के द्वारा दूर दूर क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जाता है। और पानी पहुँचाए जाने के कारण नहरों के द्वारा जो पानी पहुँचाया जाता है इसमें इतना फ्लो होना चाहिए कि ये दूर दूर तक पहुंच सके। तो फ्लो वाली नदियों की यदि मैं बात करूं तो नर्मदा तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रमुख नदी है चंबल। जी हाँ, इसका फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है जो मृदा अपरदन की होती है या सॉइल इरोजन की होती है। तो मुरैना का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपने सुना भी होगा कि मृदा अपरदन, या इससे जुड़े हुए काफ़ी जिले हैं, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो आपने सुनी होगी। इवन इसी नदी के द्वारा जो बीहड़ है उसका निर्माण भी कर दिया जाता है। ये पत्थरों को काट देती है, इतना ज़्यादा इसका फ्लो है। तो इस वजह से यहाँ पर नहरों का निर्माण भी देखने को मिलता है। तो ये रही कि नहर कहाँ पर यहाँ पे बनेंगी, जहाँ पर नदियाँ होंगी। और नदियाँ उद्गम कहीं से भी हो, चाहे उद्गम कहीं से भी हो, लेकिन जहाँ नदियाँ फ्लो हो रही होंगी, जहाँ नदियाँ बह रही होंगी वहाँ नहरों का निर्माण आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा। तो वर्षा का स्थान भी प्रमुख है, क्योंकि वर्षा के द्वारा ही नदियों को पानी प्राप्त होता है। तो नहरों में भी पानी जो इकट्ठा होता है वो वर्षा का जल भी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इन नहरों में आसानी से वर्षा का पानी पहुंच सकता है। जो ज़मीन है वो सारा पानी इकट्ठा कर देती है नहरों के पास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नहर भी सिंचाई के साधन के रूप में ली जाती है। अब हम बात करेंगे कुएं तथा नलकूप की, लेकिन कुएं तथा नलकूप की बात करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कुएं तथा नलकूप को इतना ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके पॉइंट्स पे हम यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर लें। यदि मैं बात करूं सबसे पहले कुएं एवं नलकूप, इनकी बात करूं तो कुएं एवं नलकूप की यदि मैं बात करूं तो क्या कारण है कि कुएं और नलकूप का उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है। लगभग 67%, 67% यहाँ पे कुएं तथा नलकूप का उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो मैं डिस्कस करूँगा कि ये कम खर्चीले होते हैं। ये कम खर्चीला है, मतलब इसमें खर्च बहुत कम होता है। जो कुआं है या नलकूप है, कुआं तो अपेक्षाकृत और कम खर्च में यहाँ पे तैयार हो जाता है। वहीं यदि मैं नलकूप की बात करूँ तो इसकी खुदाई के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं करनी पड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस नलकूप का खनन करवाता है या नलकूप को खुदवाता है तो वो उसका खुद मालिक होता है, और वो ज़रूरी नहीं कि उसका उपयोग हर किसी व्यक्ति को करने देगा। वो खुद ही उस संसाधन का उपयोग करता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये एक कम खर्चीला है, इस वजह से सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है कि जो कुएं हैं, अभी मैं कुएं की बात कर रहा हूँ, ये जो कुएं हैं ये, या कुएं तथा नलकूप दोनों की बात कर लेता हूँ, कि ये अनुकूल होते हैं किसके लिए? कृषि के लिए। कैसे होते हैं वो समझिए। कृषि के लिए अनुकूल कैसे होते हैं, प्रतिकूल क्यों नहीं होते हैं वो समझिए। क्या होता है कि जब नलकूप के द्वारा पानी निकाला जाता है तो
जो इंसान जिसने उसका खनन करवाया है वो अपने खेत के पास ही करवा सकता है। मतलब जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, वो हर एक किसान के खेत के पास से नहीं निकल सकती है, लेकिन जो कुएं तथा नलकूप हैं ये किसान के खेत के पास ही आसानी से खुदवाए जा सकते हैं। ये हो गया। उसके अलावा तीसरा यहां पे मैं बात करूं तो यहां पर जो समय है इसका कोई भी कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि समय का पाबंदी नहीं होती है, समय की पाबंदी नहीं होती है, समय की पाबंदी नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि जब वर्षा होती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ ये पानी कम होने लगता है। दूसरा, यहाँ पर जो कुएं तथा नलकूप की यदि मैं बात करूं तो कुएं तथा नलकूप में साल भर पानी रहता है, और नलकूप में भूमिगत होने के कारण और कुएं में अंदर होने के कारण इनका वाष्पीकरण भी नहीं होता है। जी हाँ, मतलब कि सूर्य के द्वारा ये पानी भाप बन के भी नहीं उड़ पाता, क्योंकि ये जमीन से, या कहना चाहिए जमीन की सतह से, पृथ्वी की सतह से कुछ मात्रा में नीचे तक होता है, तो इससे इनका वाष्पीकरण भी नहीं होता है। ये भी कह सकते हो आप कि इनका वाष्पीकरण नहीं होता है और समय की पाबंदी नहीं होती है। ये कह सकते हो इसके अलावा कि 12 महीने उपलब्ध होता है। अच्छा, पांचवा यहां पे उपयोग किया जाना आसान होता है। उपयोग किया जाना आसान कैसे होता है? कभी भी व्यक्ति इनका उपयोग कर सकता है। इनके लिए कभी भी किसी समय की, किसी विशेष समय की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। ये जब चाहे जब इनका उपयोग करते हुए इनसे पानी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक कुएं तथा नलकूप को सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने के पीछे का कारण है कि इस वजह से किया जा रहा है। अब यही कारण जो क्षेत्र है उस पर भी लागू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुएं तथा नलकूपों का जो उपयोग है वो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक हो रहा है, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको, वाया मैप बताऊंगा यहाँ पर। यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो अभी आप समझिए कि ये जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र। और जबकि मैंने यहां पर ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, और यहां वाले जो क्षेत्र हैं यहां खनिज ज्यादा पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो फसलों का उत्पादन होता है। अब फसलों का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी साधारण काली मिट्टी है, यहाँ पर गहरी काली मिट्टी है, और यहाँ पर छिछली काली मिट्टी है। तो इस मिट्टी वाले क्षेत्र में फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। ये तो पहला हुआ। दूसरा, यहाँ मैदान है। जो मालवा का पठार है ये लगभग मैदानी क्षेत्र है। भले ही यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है या सतपुड़ा या राजपीपला है, हालांकि यहाँ पर भी मिट्टी है, लेकिन इस क्षेत्र को आप मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं। और ये ही नहीं, जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये भी मैदानी क्षेत्र है। दूसरा, मैदानी क्षेत्र है। तो जो कुएं तथा नलकूप हैं वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा कहना चाहिए खोदे जाते हैं या उनका उत्खनन किया जाता है। तो ये बात समझिएगा आप कि जो मैदानी क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाएंगे वो कौन से होंगे? कुएं तथा नलकूप। तो आप इस तरह से या तो जिलों का नाम लिखते हुए या तो क्षेत्र का नाम लिखते हुए कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र पाए जाने के कारण यहाँ पर कुएं तथा नलकूप का उपयोग किया जाता है। साथ ही जो मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इन क्षेत्रों में भी जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी।
और जलोढ़ मिट्टी पाई जाना मतलब कि ये भी मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है, कहना चाहिए कि कुएं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तीसरा यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये तो मैदानी क्षेत्र हो गया। तीसरा यहाँ पर जो मिट्टी है इसी को आप देखिए कि यहाँ पर काली मिट्टी होने के कारण जो जल का रिसाव है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर भूमिगत जल, जो भूमिगत जल है या अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। और जब भूमिगत जल यहाँ पे या अंडरग्राउंड वाटर अच्छी मात्रा में उपलब्ध है जिसकी वजह से कुएं तथा जो नलकूप के द्वारा सिंचाई है उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। चौथा, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहां पर कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं वह समझिए। कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर काली मिट्टी है। जो मिट्टी कृषि के लिए कितनी अच्छी होती है वो समझिए। क्या होता है, जो काली मिट्टी होती है वो जल को अपने पास ज़्यादा देर तक अवशोषित करके रखती है। तो यदि कम मात्रा में भी जल दिया जाए तो काफ़ी दिनों तक ये अपने पास उस जल को सहेज के रख सकती है, पहला। दूसरा, जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है जो कि यहाँ पे एक अच्छा वेदर या मौसम प्रदान करती है। तीसरा, यहाँ पे भूमिगत जल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चौथा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री हैं वो भी डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से या तकनीकी विकास भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। तो कृषि करते समय इन सब चीज़ों का भी इनको फायदा होता है। तो कृषि योग्य जो है अनुकूल परिस्थितियाँ ये लिख सकते हैं आप। इसके अलावा जो अगला यहाँ पे कारण है कि कुएं तथा नलकूप का विकास हुआ है वह समझिए। जनसंख्या भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। जनसंख्या कैसे वह समझिए। देखिए, जनसंख्या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप देखेंगे, पहले तो मैं सेंसस की बात कर लूँ कि जनसंख्या में किस आधार पर कह रहा हूँ। क्या मैं एवं किसी भी आधार पर बोल दे रहा हूँ कि जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है? जी नहीं। जब आप जो जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या घनत्व है इसकी बात करेंगे तो आपको 2011 की सेंसस में जो शीर्ष जिले मिलेंगे वह समझिए। तो घनत्व के लिए, डेंसिटी के लिए जो 3 जिले हैं वो हैं भोपाल, ये 5 की बात या 4 की बात कर लेता हूं। भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। तो जबलपुर अगर हटा दें, वो इस तरफ है, तो भोपाल, इंदौर और ग्वालियर ये सब इसी क्षेत्र में पाए जाने वाला कहना चाहिए क्षेत्र है या जिले हैं। इन जिलों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। वहीं इसके बाद अगर मैं बात करूं जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि के मामले में सबसे टॉप पर है इंदौर, दूसरे नंबर पे है झाबुआ, तीसरे नंबर पे है भोपाल और चौथे नंबर पे है सिंगरौली। अगर सिंगरौली को हम छोड़ भी देते हैं तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। और यदि हम देखें कि यदि जनसंख्या ज़्यादा है, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो ये अपनी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किसको उपयोग करेगी, क्योंकि जो संसाधन यहाँ उपलब्ध होंगे, और अभी मैंने बताया कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होना, तो आजीविका के लिए किसका उपयोग करेगी, कृषि। और कृषि के लिए जो सिंचाई का सबसे अच्छा साधन है वो है कुएं तथा नलकूप। तो ये साधन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुएं तथा नलकूप की जो मांग है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा होगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्खनन कराएंगे। और एक और चीज़ है कि नलकूप का उपयोग इंसान सिंचाई के साथ साथ अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी कर सकता है। इसकी वजह से जो नलकूप है, इस वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश तो ठीक ही है, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में भी नलकूप का उत्खनन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है।
अब जो इसके बाद में डिस्कस करूंगा, जो अगला छठवां पॉइंट ले सकते हो आप यहाँ पे, अभी मैं इनको फाइनली आपको एक एक करके लिख के बताऊंगा। तो छठवां जो है वो है सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन। अब सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन कैसे, क्या होता है, सरकार के द्वारा जो कृषि के उपकरण हैं इन पर सब्सिडी दी जाती है। जी हाँ, जब आप कोई भी कृषि को लेकर उपकरण खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो नोजल हो, फव्वारा सिंचाई के लिए कोई भी ऐसे उपकरण खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है और इसके लिए बाकायदा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर मैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात करूं तो एक योजना यहाँ पर है नलकूप खनन योजना और दूसरा है यहाँ पे राज्य माइक्रो इरिगेशन मिशन। तो इस तरह की जो सिंचाई को लेकर जो योजनाएं चला रही हैं, इससे भी जो आम व्यक्ति है उसे प्रोत्साहन मिलता है और वो इस सब्सिडी का लाभ लेते हुए कुएं तथा नलकूपों के को सिंचाई के रूप में उपयोग में लेकर आता है। तो इस वजह से जो कुएं तथा नलकूप हैं इनको सिंचाई के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और इसी वजह से इनका विकास इन क्षेत्रों में हो रहा है। अब यहाँ पे मैं वापस से इन कारणों को लिखूंगा कि क्यों मालवा के क्षेत्र या मध्य भारत के क्षेत्र, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है या ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, मंदसौर है या नीमच है, इन क्षेत्रों में क्यों कुएं तथा नलकूप का विकास इतना ज़्यादा हो रहा है। एक तो मैंने बताया कुएं तथा नलकूप का उपयोग क्यों किया जाता है इतना ज़्यादा, और दूसरा यहाँ पर इसके कारण क्या है। इन कारणों को मैं अब अलग से आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप काफ़ी अच्छे से इन्हें अपने पास लिख सकें और इन्हें तैयार कर सकें, और साथ ही अन्य जो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ बता दूं कि कारण, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कारण। किस चीज़ के कारण? कारण ये कि कुएं तथा नलकूप का जो सिंचाई के लिए सर्वाधिक विकास पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मालवा का क्षेत्र है और जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ पर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला कारण जो आप इस दर पे लिखेंगे वो है यहाँ पे मैदानी क्षेत्र का होना, क्योंकि जो नलकूप एवं कुएं हैं वो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से उत्खनन किए जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी वाला क्षेत्र है। चिकनी मिट्टी जनरली आप यहाँ पे काली मिट्टी के लिए लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्र होने पर यहाँ पे जो जल है वो आसानी से भूमि के नीचे जा सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, और इसी वजह से तीसरा हमारा कारण बन जाएगा कि भूमिगत जल की उपलब्धता। इसके साथ ही आप एक और कारण भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो विंध्याचल रेंज है और भी काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, इसमें वर्षा की भी काफ़ी मतलब जो वर्षा की काफ़ी जो कमी हमें है वो इन क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भूमिगत जल काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि जो मैदानी क्षेत्र, तो जो बात करें हम इसके बाद, तो कृषि के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होना, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना, ये भी एक कारण है। अगला कारण जो हमने देखा था कि जनसंख्या, यदि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि का उपयोग करेगी, और जब जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि का उपयोग करेगी तो ये सिंचाई के लिए मांग करेगी। किसका? ये मांग करेगी सिंचाई के लिए
कुएं तथा नलकूप का। तो कुएं तथा नलकूप का जो उपयोग है वो सिंचाई के लिए ज़्यादातर करेंगे, क्योंकि ये कम खर्चीला है और हर एक व्यक्ति खुद के लिए इसको सिंचाई की व्यवस्था के रूप में लेकर आ सकता है। इसे किसी और के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है कि यदि ये व्यक्ति चाहे तो वो सिंचाई के लिए किसी और पर निर्भर रहे, तो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो अगला यहाँ पे प्रमुख जो है वो है जनसंख्या के बाद यहाँ पे सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन। तो सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन। तो सरकारी योजनाओं के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है उनमें हमने बात की थी कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है नलकूप खनन योजना या राज्य माइक्रो इरिगेशन मिशन, इसमें जो सिंचाई के उपकरण हैं इनको सब्सिडी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, जिससे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इन उपकरणों को खरीदे और सिंचाई के लिए कुएं तथा नलकूप का उपयोग करें। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में कुएं तथा नलकूप के द्वारा सिंचाई का कुएं तथा नलकूप को सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी हो सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।